नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में फिर से ठाएँ-ठाएँ शुरू हो गई है। जी हाँ, अब ये ऑफिशियल है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया है और ईरान के कई शहरों में लगातार धमाकों की गूंज सुनी जा रही है और वहाँ अफरा-तफरी का माहौल है। काफ़ी दिनों से इसकी पृष्ठभूमि चल रही थी। हमला इस दौरान हुआ है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से उसकी बातचीत चल रही थी। कहा जा रहा है कि बातचीत में ईरान ने कुछ बातें मान भी ली थी, मानने की तैयारी कर ली थी। मसलन उसका ये कहना था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरा शांतिपूर्ण रहेगा और उस पर जो अमेरिका के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वो अयतुल्ला खुमैनी की रिजीम मानने को तैयार हो गई थी। लेकिन बात फंस कहाँ गई? बात फंस गई दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों पर। अमेरिका ये भी चाहता था कि ईरान के पास जो फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बड़ी लंबी दूरी की मार करती है, मतलब इतनी लंबी दूरी की मार करती है कि ईरान और इजराइल के बीच काफी दूरी है। ईरान और इजराइल इतने आसपास नहीं है कि ईरान इजराइल पर कोई सीधा हमला कर सके, लेकिन पिछली बार जब ईरान और इजराइल भिड़े थे तब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी थी। वो उसके पूरे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहता था। शायद बात यही नहीं बनी और फिर हमला शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की सरकार पूरी दुनिया के लिए खतरा है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम भी इस युद्ध में शामिल हैं और उन्होंने ये भी कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि एक स्पेशल फोर्स होती है जो वहाँ के सुप्रीम अयतुल्ला खमैनी उनके निर्देशन में चलती है, उससे कहा है कि वो सरेंडर कर दे तो बेहतर रहेगा। और ईरान की जनता चाहती है कि वहाँ एक नई सरकार बने। वहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हमने ये हमला किया है। हमले की बातें आप सुन रहे हैं, खबरें आती रहेंगी, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक सब कुछ है, लेकिन हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के तमाम सारे जो अमेरिकन बेस हैं वहाँ इस समय 42 से 43 हज़ार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यानी अमेरिका यहाँ तक तैयार है कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई जमीनी स्तर पर भी करनी पड़े तो वो की जाएगी। हालांकि अमेरिका इससे बचता है, क्योंकि अगर किसी सैनिक की उसकी मृत्यु होती है तो अमेरिका में बड़ा हंगामा होता है। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में ये ठाएं-ठाएं चल क्यों रही है? इस्लामिक वर्ल्ड में ठाएं-ठाएं सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं चल रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी लड़ रहे हैं। जिस तालिबान के कट्टरपंथ को कभी पाकिस्तान ने पाला पोसा था, अब वो उसी पर उल्टा हमला कर रहा है और दावा कर रहा है कि हमने 55 सैनिक मार दिए। लेकिन फिलहाल हम मिडिल ईस्ट पर केंद्रित रहते हैं। क्या अब ये मान लिया जाए कि इस बार अमेरिका और इजराइल इस मूड में है कि खमैनी साहब को ईरान से विदा कर देंगे? जिस पैमाने पे हमले किए गए हैं, जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से बातचीत में ये कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरह से ईरान का जो मिडिल ईस्ट की जो फलस्तीन के मसले पर ईरान का हस्तक्षेप है वो पूरी तरह बंद हो जाए, वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह सीमित कर दे, बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम पर रोक लगा दे। इस पर बात नहीं बनी। अब फिर मिडिल ईस्ट में क्या होगा? अभी जो दूसरे देश इस्लामिक देश कर रहे हैं, फ़लस्तीन का मुद्दा इस्लामिक जगत में तो हमेशा केंद्र में रहा है, लेकिन पिछले दिनों से ट्रंप की सरकार और उससे पहले की सरकार के दौरान भी देखें तो फ़लस्तीन के मसले पर क्या इस्लामिक देश अब धीरे-धीरे पीछे हटते जा रहे हैं? अब उनमें वो जोश, वो जुनून फ़लस्तीन मुद्दे के लिए नहीं रहा है। यहाँ सऊदी अरब का रवैया भी बड़ा मिला-जुला लगता है। सऊदी अरब के जो चीफ हैं सलमान, उनकी बातें सुनेंगे तो ऐसा ही लगता है। एर्दोगन भी कुछ इस पर ख़ास बोल नहीं रहे हैं। तो अब क्या इस हमले के बाद ये माना जाए कि जो गाज़ा, वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है, उसमें अमेरिका चाहता है कि इज़राइल को एक निर्णायक बढ़त दे दी जाए? हालाँकि ट्रंप ये भी कहते रहे हैं कि उन्होंने फ़ार्मूला बना लिया है और जल्द ही वो पूरी तरह से फ़लस्तीन का मसला सुलझा देंगे। मसले उसमें कई तरह की थ्योरीज़ हैं। जिस समय इज़राइल बना था उस समय जो सीमाएँ थी उन्हीं को लाइन ऑफ कंट्रोल मानकर ये बात तय कर दी जाएगी और दोनों देश फिर आपस में इस बात पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन इस पर सहमति कहाँ बनने वाली है? इज़राइल मिडिल ईस्ट में कई सारे युद्ध लड़ चुका है, जॉर्डन, इजिप्ट और वेस्ट बैंक में तो वो है ही, वहाँ पर बहुत सारे देशों की बड़ी सारी ज़मीनें उसने कब्जा कर ली हैं। इज़राइल की लड़ाई जब भी हुई है तो उसने अपनी सीमा का विस्तार वो तब कर ही देता है। ऐसे में इज़राइल ये मानेगा, ये लगता तो नहीं है, और अमेरिका की भी ये मंशा है, ये भी नहीं लगता है। लगता है ऐसा है कि दो बातें होंगी। ऐसा लगता है कि इस बार के हमले खमैनी साहब की रिजीम के लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल का हमला तो विदेश से है, लेकिन जो जनता है ईरान की वो भी उनसे बहुत नाराज़ है। आपको याद होंगे पिछले कुछ महीने पहले हुए प्रदर्शनों में जब एक लड़की अपनी सिगरेट से अयतुल्ला खमैनी का पोस्टर जला रही थी, क्योंकि इस्लामिक कानून ईरान में महिलाओं को लेकर बहुत सख्त है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि डॉलर से ईरान की मुद्रा की तुलना ही क्या की जाए। आप ये मान के चलिए कि आप झोले भर पैसे लेकर जाएंगे तब आप एक ब्रेड का पैकेट लेके जाएंगे लगभग। ये तो एक बिंब के तौर पर कहा गया है, लेकिन ईरान में ऐसी ही स्थिति है। तो क्या फ़लस्तीन के मुद्दे में अभी तक जो सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था हमास की, या जो इजराइल से लड़ने वाले संगठन थे लेबनान वगैरह, अब वो अमेरिका बिल्कुल बंद कराना चाहता है ईरान को नेस्तनाबूद करके? जी हाँ, लग तो फिलहाल ऐसा ही रहा है। एक और कोण भी है कि इस्लामिक जगत में जो ये ठाएँ-ठाएँ चल रही है, उसका अगर एक पहलू ये भी देखा जाए कि मिडिल ईस्ट से जो शिया हस्तक्षेप है, क्या अमेरिका
चाहे या अनचाहे उसे भी ख़त्म कर रहा है। जी हाँ, सीरिया में असद के विरोधियों की उसने पूरी मदद की, रूस असद का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन असद को आखिरकार सीरिया छोड़कर भागना पड़ा और कभी $10 मिलियन के इनामी जो कि ISIS में भी रह चुके थे, अलकायदा के भी सदस्य हुआ करते थे और अमेरिका उनको इस कदर तलाश रहा था कि उनके लिए $10 लाख मिलियन डालने को तैयार था। लेकिन अब वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप के दोस्त हैं। आपने ट्रंप और उनके साथ तस्वीरें देखी ही होंगी। तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ नया होने जा रहा है और इस्लामिक जगत जिस फ़लस्तीन को लेकर बहुत भावनात्मक मुद्दा बनाता रहता था, अब धीरे-धीरे वो उससे दूर हो रहा है। फ़लस्तीन के लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। कोई इस मसले पर हस्तक्षेप नहीं करने वाला है और अगर ईरान गिरा, अगर फॉल ऑफ तेहरान हुआ तो क्या ऐसा होगा कि फ़लस्तीन के मसले पर अब जो अमेरिका तय कर देगा वही होगा? लग तो ऐसा ही रहा है। दूसरा जो मैंने बात की सिया रिजीम के जाने की, ये एक और भी चीज़ है क्योंकि जो ईरान की जो सत्ता है ख़ामेनी वाली, वो बहुत सारे सिया मिलिटेंट्स जैसे हैं जो सिया लेबनान वगैरह की जो मदद करते हैं, उनकी भी कमर टूट जाएगी अगर वहाँ पैसा नहीं मिला। इवन हमास को भी जो आर्थिक मदद का एक बड़ा स्रोत ईरान से होता था, वो भी बंद हो जाएगा। तो अब 2 बातें इससे हो सकती हैं कि एक तो फ़लस्तीन के मसले पर हो सकता है अमेरिका इज़राइल को एक निर्णायक बढ़त दे दे और एक फार्मूला बनाकर कुछ इस तरह का तय कर दे कि अब ऐसे-ऐसे ये चीज़ें चलेंगी। अब देखना ये होगा कि इस्लामिक जगत, पॉलिटिकल इस्लाम और बहुत सारे इस्लामिक प्राइड की बात करने वाले देश जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और ईरान शामिल है। ईरान के तो खिलाफ ही है अमेरिका। सऊदी अरब और तुर्की क्या रुख लेते हैं? बाकी के देश जैसे पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के मुद्दे की उसकी हिमायत होती है, उसके बहुत सारे सिंपैथाइज़र हैं, वो क्या रुख लेता है? तो या फिर फ़लस्तीनियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता है या इसका कुछ हल निकलता है। ईरान में क्या सत्ता बदल जाएगी? जो अमेरिका में रज़ा पहलवी के ख़ानदान के लोग रह रहे हैं, क्या अमेरिका उनको वहाँ पर स्थापित कर देगा? देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। लेकिन इस्लामिक जगत की ये ठाएँ-ठाएँ जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को कुछ बदल तो रही ही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भी जो हो रहा है वो भी चर्चा की बात है और ये ठाएँ-ठाएँ चल रही है। लेकिन ये एक अलग पहलू है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।